मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि राहुल गांधी ने अगर किसी बड़ी अदालत में अपील नहीं की तब क्या होगा। धड़कनें इस रूप में बढ़ी हुई है कि अगर राहुल गांधी मानहानि के मुकदमे के तहत और फैसला आने के बाद अब जेल चले गए तो क्या होगा। सभी को पता है कि मानहानि के मामले में जेल किसी को होती नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को जेल हुई है। तो क्या जिस स्क्रिप्ट को मोदी सरकार ने लिखा या मोदी शाह ने लिखा, वो स्क्रिप्ट इस बीच में डगमगाने लगी है? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एक के बाद एक एकजुट होता चला जा रहा है, एक के बाद एक राजनीतिक दल विपक्ष के साथ खड़े होते चले जा रहे हैं, उसमें पहला संकेत सरकार के लिए सबसे मुश्किल भरा यह है कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से कोई अपील अगर कोर्ट में नहीं की गई तो जो स्क्रिप्ट निर्धारित थी उससे हटकर अब राजनीति और रणनीति को कौन साधेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे ही पार्लियामेंट के भीतर देश के प्रधानमंत्री के संबंध देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट गौतम अडानी से जोड़े और पूछा रिश्ता क्या, और उसके बाद एक आरोप लगाते हुए तथ्यों को रखना शुरू किया। उन तथ्यों को रखने के बाद पार्लियामेंट ने उनके भाषण को चाहे मिटा दिया या कहें हटा दिया, लेकिन उसके हफ्ते भर के भीतर ही वह पुराना मामला सूरत की अदालत में खुल गया, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने निर्देश दिया। और जब निर्देश दिया तो उसके बाद फैसला सुरक्षित भी रखा गया और मौके की नजाकत और पार्लियामेंट की स्थिति को देखते हुए झटके में फैसला भी आ गया। और फैसला देने के तुरंत बाद यह मानकर चला जा रहा था कि जमानत के लिए अपील होगी। जमानत के लिए अपील हुई और 30 दिनों की जमानत भी दे दी गई, लेकिन दिल्ली की पार्लियामेंट इस बात का इंतजार नहीं कर रही थी कि जमानत के वक्त और उस दौर में वह कहां क्या अपील करेंगे। यहां तो सरकार को मैसेज देना था, तो मैसेज उन्होंने खुले तौर पर दे दिया कि 2 बरस की सजा और सजा के मार्फत अब जो है उनकी संसद सदस्यता रद्द। लेकिन ध्यान दीजिए, उसी 24 घंटे के भीतर एक झटके में मानहानि का मामला धीरे धीरे ओबीसी के दायरे में जाकर खड़ा करने की कोशिश भी शुरू हो गई। सब कुछ अगर राजनीतिक तौर पर स्क्रिप्टेड रहा, और यह सवाल गुजरात के भीतर से भी कई कांग्रेसियों ने उठाया और जो जानकार राहुल गांधी के करीब के हैं उनकी तरफ से भी एक मैसेज तो यह भी आया कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि जमानत के लिए भी अपील हो। यानी मानहानि के मामले में अगर उनके खिलाफ फैसला गया है तो वो सजा भुगतने को तैयार हैं, जमानत क्यों ले। लेकिन वहां के जो वकील थे वो जाहिर है आज के वकील नहीं है। 47 वर्षों से सूरत की अदालत में वहां पर वह जिरह कर रहे हैं, किताब भी लिख चुके हैं, फिल्म भी बना चुके हैं। और गुजरात के भीतर किसकी किस रूप में चलती है, यह तो कांग्रेसी नेताओं की फहरिस्त से गुजरात में समझा जा सकता है, जहां बीजेपी के इशारे पर कांग्रेसी नेता भी चलने को मजबूर हो जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी जमानत भी नहीं चाहते थे और इस बात को वहां पर मौजूद वकीलों की टीम ने नहीं समझा, या वहां पर उस वक्त कोई वरिष्ठ कांग्रेसी नहीं था जो राहुल की बात को समझा पाता। और इस सिलसिले को मौजूदा वक्त में अगर लेके आइएगा तो राजनीति जो बीजेपी सत्ता ने स्क्रिप्ट के हिसाब से तैयार की वो दरअसल अब डगमगाने लगी है। डगमगा इसलिए रही है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है, डगमगा इसलिए रही है क्योंकि पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, डगमगा इसलिए रही है क्योंकि स्थिति अब काले कपड़े पहनकर विरोध करने तक आकर खड़ी हो गई है, डगमगा इसलिए रही है कि एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी अब ईडी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, डगमगा इसलिए भी रही है कि राष्ट्रपति तक के दरवाजे को खटखटाने की परिस्थिति में विपक्ष आकर खड़ा हो गया है, और डगमगा इसलिए भी रही है अगर मानहानि के मामले में फैसला देकर किसी को जेल भेजा जाए और वो राहुल गांधी हो, तो इतिहास के पन्नों में इस बात का जिक्र बार बार सत्ता के भीतर हिलोरे डाल रहा है कि जेल चले गए राहुल गांधी तो फिर 2024 में कोई मुद्दा उनके सामने नहीं बचेगा। ना भ्रष्टाचार जो ईडी के जरिए और सीबीआई की जांच के जरिए उठाते हैं, या विपक्ष के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थोपते हैं, या फिर अपने विकास की चकाचौंध दिखाते हैं, या फिर डिजिटल और मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ख्याति और चमक को लगातार प्रचार प्रसार के जरिए दिखलाते हैं। मुद्दा तो यही रहेगा कि राहुल गांधी जेल में है
और अगर जेल में है और इस सजा के मायने को समझे तो जेल जाकर यह इतनी छोटे मामले में सजा दी गई, इतनी बड़ी सजा जिसको लेकर कभी भी अपील की जा सकती है। यानी जैसे ही अपील होगी वैसे ही वह जेल के बाहर आ जाएंगे। तो क्या यह एक ऐसी रणनीति है जो कांग्रेस के अनुकूल है या विपक्ष के अनुकूल है और सत्ता के प्रतिकूल इस मायने में है कि उसकी धड़कनें वाकई बढ़ी हुई है? क्योंकि एक के बाद एक आरोपों के सिलसिले को अभी तक वो लगाती रही, लेकिन बीते एक हफ्ते में अगर ध्यान दीजिए तो मामला वहीं पर अटका हुआ है। और अगर 2 हफ्ते से देखिए तो वही अडानी और मोदी के संबंधों का जिक्र और जेपीसी की मांग, और धीरे धीरे मामला फैलता चला जा रहा है। और आज ही यह मामला वहां से निकलकर प्रोविडेंट फंड के पैसे तक पर आकर चला गया कि कैसे ईपीएफओ का पैसा भी अडानी के कंपनियों में लगाया गया, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और दूसरा अडानी इंटरप्राइजेस में, जो एनएसई 50 के साथ जुड़ी हुई है और तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की रकम शेयर में उनके जरिए लगी हुई है। यानी इस देश के पेंशन धारकों का पैसा भी, और एसबीआई और एलआईसी का जिक्र तो पहले भी है। तो जरा इस कच्चे चिट्ठे को आज समझने की कोशिश इसलिए कीजिए कि सरकार की धड़कनें यकीनी तौर पर बढ़ी है कि क्या वो अपने कटघरे में फंस तो नहीं गई, और अगर फंस गई है तो रास्ता उसके सामने क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हर न्यूज चैनल पर बीजेपी का प्रवक्ता आकर इस दौर में यही कहता है, आप किसी भी बड़ी अदालत में जा सकते हैं, वहां चले जाइए और यह फैक्ट है कि मामला ये क्वैश हो जाएगा, यानी एक झटके में खत्म हो जाएगा जैसे ही आप अदालत के दरवाजे पर जाएंगे। लेकिन अदालत के दरवाजे पर अगर नहीं जा रहे हैं और एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर राहुल गांधी को जेल भेजा जा रहा है तो फिर जेल ही चले जाते हैं और आप अपनी राजनीति को साधिए, क्योंकि सबको पता है, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर का सवाल हो या विधानसभाओं के भीतर का सवाल है, इस देश में दागियों की तादाद कम नहीं और मोदी कैबिनेट के भीतर भी लगभग 2 दर्जन मंत्रालय या मंत्री जो हैं उन पर दाग लगे हुए हैं, जो एडीआर की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बतलाती है किस पर कौन से दाग लगे हुए हैं। उस दाग के दायरे में जो आरोप है वो हत्या तक के भी हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो हम जिक्र आपको इस देश में मोदी मंत्रिमंडल का जिक्र कर रहे हैं, बाकियों की परिस्थिति तो भूल जाइए। 212 सांसद अगर दागी हैं और इस देश के भीतर में 1278 विधायक अगर दागी हैं तो किसको किस रूप में जेल में होना चाहिए, यह कोई दूर की गोटी नहीं है। लेकिन अगर एक मैजिस्ट्रेट के जरिए भेजा गया है तो उस प्रक्रिया को जरा पहले समझ लीजिए। राहुल गांधी भाषण देते हैं फरवरी के महीने में, और जैसे ही 7 फरवरी को भाषण देते हैं 16 फरवरी को अचानक से स्टे वापस ले लिया जाता है। कौन सा स्टे? वही केस जिसमें फैसला सुनाया गया, क्योंकि 16 अप्रैल 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी पुणेश गांधी ने, जो सूरत की अदालत में दर्ज है, और बार बार उनको जाना पड़ता था। वो चाहते थे कि बार बार राहुल गांधी भी आए, लेकिन राहुल गांधी 24 जून 2021 को वहां पर कोर्ट में हाजिर हुए, कोई फैसला नहीं सुनाया गया। जिरा हुई, मानहानि का मामला था, आए गए की परिस्थिति रहेगी, पुणेश गांधी समझ गए, और उसके बाद उन्होंने 7 मार्च 2022 को, यानी पिछले बरस मार्च के महीने में गुजरात हाईकोर्ट में ट्रायल पर स्टे लगाने के लिए उन्होंने एक याचिका डाल दी कि आप इस पे स्टे लगा दीजिए। हाईकोर्ट ने कहा जब आरोप लगाने वाला ही कह रहा है स्टे लगाइए तो स्टे लगा दीजिए। लेकिन खेल शुरू होता है 2023 में, जब अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार मचता है। 12 लाख करोड़ रुपया जो वैल्यूएशन के आधार पर टिका हुआ था वह डूब जाता है। निवेशकों के भीतर आक्रोश, गुस्सा, देश के भीतर सवाल, इसकी जांच कौन करेगा, और सरकार आंखों पर पट्टी बांध लेती है, कानों में रुई ठूस लेती है। खेल यहीं से शुरू होता है। और उसके बाद राहुल गांधी का जब भाषण होता है, उस भाषण में वो जब सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से सरकार और अडानी के रिश्तों का जिक्र करके सवाल करते हैं कि क्या है रिश्ता, तो इस भाषण के तुरंत बाद यानी 7 फरवरी को दिए गए भाषण के बाद 8 फरवरी को जानकारी आती है कि उनके भाषण का लगभग 80% हिस्सा स्पॉन्ज कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। अब वो दस्तावेज के तौर पर मौजूद नहीं रहेगा।
माना यही गया कि दरअसल इसके पीछे सोच थी कि यह हिस्टोरिकली चीजें ना जुड़ जाए कि पार्लियामेंट के भीतर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने क्या कहा था। क्योंकि जब जब लाइब्रेरी को टटोलिएगा आप और वहां पर तीन मूर्ति में जाइए या आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जानिए तो अक्सर लोग प्राइम मिनिस्टर्स की फाइल देखते हैं, विपक्ष के नेता की या गांधी फैमिली की फाइल।